चलें जी, आई थिंक सम ऑफ यू आर हियर, तो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं. Yesterday we did learn something about what goes into designing a product. क्या क्या considerations होती हैं, कुछ methodologies को हमने थोड़ा सा briefly discuss किया था. तो एक दफ़ा recap कर लेते हैं. तो we started with discussing about what to think when you're designing a product. और ये आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी जिसके अंदर we discussed about minimalistic design, we discussed about the cost of the design, um, we discussed about the market value or the market need analysis, looking for areas where you could sell the product, or looking for things where you could find the raw material for the product. इसी तरह से we looked at the weight considerations, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ये ड्यूरेबल होना चाहिए, मटेरियल उसका जो सा वो कौन सा सेलेक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है, बिकॉज यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस विद द मटेरियल. एफिशिएंट होना चाहिए जी, रिसाइकलेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, एनवायरमेंटल उसके कंस्ट्रेंट्स हमने देखने होते हैं, सोसाइटी पे क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे वो देखने होते हैं. देन ईज ऑफ एक्सेस, किसी ने कहा था कि जो चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल की जाएंगी वो अवेलेबल होनी चाहिए, और हमने देखा कि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी डिफाइन करना पड़ता है. देयर वर अ लॉट मोर दैट वी डिस्कस्ड लेटर ऑन. तो हमने ये कुछ चीज़ें देखी थी, एंड दीज ऑल वर वेरी गुड कंसिडरेशंस दैट यू पॉइंटेड आउट. इसके अलावा और भी कुछ थी, और हमने कहा था कि इसका एक कोई सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है. वो हमने एंड में जाके थोड़ा सा सीक्वेंस ठीक किया था कि यू स्टार्ट विद द मार्केट थिंग एंड देन यू वर्क योर वे डाउन टुवर्ड्स द प्रोटोटाइपिंग एंड ऑल दैट. और हमने कुछ एग्जांपल्स देखी. फॉर एग्जांपल इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वी लुक्ड एट ड्रिल मशीन, उसके अंदर डिफरेंट जो पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे थे उसके अंदर क्या क्या कंसिडरेशंस हो सकती हैं, इंक्लूडिंग द मटेरियल्स, इंक्लूडिंग the manufacturing processes involved, including the assembly processes involved, और वो सारा कुछ हमने इसमें रिव्यू किया. Then we looked at another example, chainsaw हो सकती है consumer product जिसके अंदर मैकेनिकल लिंकेजेस, मैकेनिकल डिवाइसेस यूज हो रही हैं. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हो सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह के ड्राइव सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं, गियर रिडक्शंस होती हैं, उसके अंदर हमारे पास बेल्ट रिडक्शंस होती हैं, कनेक्शंस होते हैं, रोलर्स हैं, इस तरह की इसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो मशीन डिज़ाइन से रिलेटेड है वो इस्तेमाल हो रहे हैं. वी लुक्ड एट रोबोटिक सिस्टम्स जिसके अंदर वंस अगेन गियर ड्राइव्स हैं, उसके अंदर बेल्ट ड्राइव्स हैं, इसके अंदर जॉइंट्स हैं, इसके अंदर बेयरिंग्स हैं. ये सारे के सारे वो मशीन एलिमेंट्स हैं जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द कोर्स. इनको हम डिज़ाइन करना जो होगा वो इवेंचुअली सीखेंगे भी. और इसके अलावा हमने कई एग्जांपल्स देखी थी, लाइक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में देखा. वी लुक्ड एट द एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, हार्वेस्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं that have different joints for different functions. उनके joints जो से वो flexible coupling के साथ उनको join करना, so that they can take care of the loading, इस तरह की चीज़ें. फिर ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट जितना भी है उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मशीन एलिमेंट्स जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं इन्वॉल्व होते हैं. हमने डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट किया था कि डिज़ाइन प्रोसेस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इट शुड बी टू मेक अ सेफ, efficient, reliable, economical and a practical to manufacture product. ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जिसके अंदर ये 5-6 मेन कॉन्स्ट्रेंट्स जो से ये पूरी हो रही हो. And at every stage we need to sometimes consider the customer for the product, कि वो कौन होगा, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी कि वो कस्टमर कौन होगा, उसके लिए वो चीज़ किस तरह से डिज़ाइन करनी है. और कुछ ये अप्रोचेस के बारे में ब्रीफली देखा था. देयर वाज द एक्सियोमेटिक डिज़ाइन, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट था, डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा था,
जो सा था वो डिज़ाइन मेथोडोलॉजी के बारे में देखा, इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में देखा, प्रोडक्ट डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चर एंड असेंबलीज का थोड़ा सा देखा था, एंड सो ऑन। अच्छा, फिर प्रोडक्ट जब आपने करना हो तो वो जो हमने डिटेल्स शुरू में शेयर की थी आपस में एक दूसरे के साथ हमने डिस्कस किया था कि उसके लिए ये हमें कंसिडरेशंस चाहिए होती हैं, उसको हमने एक तरतीब के अंदर थोड़ा सा लाके प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस के तौर पे हमने उसको देखा था कि यू एनालाइज द मार्केट फंक्शंस टू असेस द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद डिटरमिन करते हैं क्या अवेलेबल टेक्नोलॉजी है हम जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर मटेरियल्स के बारे में देखते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन उसकी की जाती है, वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए जाते हैं, परचेजिंग के जो फंक्शंस हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। फिर इसके बाद मटेरियल्स को थोड़ा सा रीवैल्यूएट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोक्योरमेंट, कि ग्लोबल सोर्सिंग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, ग्लोबल मार्केटिंग की जा सकती है प्रोडक्ट की नहीं की जा सकती, फिर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए किस तरह की वर्कफोर्स चाहिए, उस क्या स्किल्स होनी चाहिए, अगर वो स्किल्स अवेलेबल है तो उसको यूटिलाइज किस तरह से करना है, अगर वो स्किल्स अवेलेबल नहीं है लोकल वर्कफोर्स के अंदर तो उसको आपने किस तरह से डेवलप करना है, फिजिकल प्लांट का क्या लेआउट लगाया जाएगा या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स किस तरह के अवेलेबल हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है, कंट्रोल किए जाते हैं सिस्टम्स, एंड सो ऑन। सो लाइक वी had a complete overview of what typical product deployment looks like in a typical industry, चाहे वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की कोई इंडस्ट्री है, yeah, automotive industry or whatever. All these are the key steps in completely establishing a process जिसके अंदर आप जो सा है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन से लेके प्रोडक्ट की डिप्लॉयमेंट और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, एनवायरमेंटल कंसर्न, इन सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। We had to look at some of the skills and needed in mechanical design, क्योंकि हमने ये कहा कि this is a predominantly ये जो subject है, कोर्स है इसका जो वो mechanical design से related है, तो you need to understand how to create sketches in freehand, हाथ से sketch बनाना ये कोई ऐसा skill नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता, सारों की drawing बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के साथ उसको इतना काबिल किया जा सकता है कि अपने जो ख्याल हैं या तख़य्युलात है उसको आप कागज़ के ऊपर अच्छी तरह से कलम बंद कर सको, उसको आप रिप्रेजेंट कर सको अपनी सोचों को सिंपल स्केचेस के साथ। So this kind of begins the design process in most cases. Sketching जो सी होती है, it gives you a rough idea, इसके अंदर exact dimensions होना ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर शेप का आइडिया होता है, थोड़ा सा साइज का आइडिया होता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, और इसके बाद यू काइंड ऑफ मूव टूवर्ड्स टेक्निकल ड्राइंग्स, 3D ड्राइंग्स, 3D मॉडल, इस तरह से आप उस तरफ जाते हो। तो टेक्निकल ड्राइंग आप लोग कर चुके हुए हो सेमेस्टर 1 के अंदर, यू ऑलरेडी हैव द स्किल। 2D और 3D कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हम कवर करेंगे to some extent in this course, जिसके अंदर we'll look at the SolidWorks software। आज हम उसके रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा लेक्चर भी जो सा होगा वो इस लेक्चर के बाद जो सा होगा वो अरेंज करते हैं। अच्छा, इसके बाद you need to have some idea about properties of materials, material processing and manufacturing processes। materials के बारे में कुछ डिटेल हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे, प्राइमरीली रिलेटेड टू selection of materials and analysis of materials के material के change होने से क्या फर्क पड़ता है डिजाइन के ऊपर। Then some applications of chemistry such as corrosion protection, plating and painting, ये basically surface finishing operations के अंदर आ जाता है जो कि manufacturing processes का ही एक तरह से हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा है। Statics, dynamics, strength of materials, the mechanics of materials, all these are courses that you have already studied। mechanisms भी आप लोग पढ़ चुके हो, तो वो जो knowledge होगा वो हमारा इस कोर्स के अंदर यकीनन इस्तेमाल होगा। So we have like learned maybe something about profiling of gears, तो हम gears का डिज़ाइन जो सा होगा वो
इसके अंदर इस सब्जेक्ट का हिस्सा। इसी तरह से आप लोगों ने डिफरेंट मैकेनिज्म्स क्रिएट किए होंगे यूजिंग मशीन एलिमेंट्स लाइक गियर्स, शाफ्ट्स, कनेक्टिंग रॉड्स, तो उनका डिज़ाइन भी जो सा इस कोर्स के अंदर आएगा। देन ऑब्वियसली एज एन इंजीनियर आपकी ओरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल राइटिंग स्किल्स जो सी हैं वो हर सब्जेक्ट के अंदर ही तकरीबन रिक्वायर्ड होती हैं। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर एज अ डिज़ाइन इंजीनियर आपको अपना डिज़ाइन कम्युनिकेट करना आना चाहिए वर्बली, और टेक्निकल राइटिंग के अंदर या रिटन स्किल्स के तहत आपको अपना डिज़ाइन राइटिंग के अंदर एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इसके अलावा फॉर एग्जांपल यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। कंट्रोल सिस्टम्स का शायद अभी आपको इतना क्लियर आइडिया नहीं होगा, बट मे बी वे रिक्वायर्ड हम उसका जो सा होगा ब्रीफ एक आइडिया जो सा होगा वो डिस्कस कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये चीज़ें हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, हाउ लाइक व्हाट आर द टेस्टिंग क्राइटेरियाज फॉर डिफरेंट मैकेनिकल मशीन एलिमेंट्स, किस तरह से हम टेस्टिंग कर सकते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। was the skills related to creativity, problem solving, कुछ ये आपके अंदर इन जनरल होनी चाहिए एज एन इंजीनियर, ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस एनालिसिस वंस अगेन कुछ आप लोगों ने किया भी हुआ है मैकेनिक्स मटेरियल के अंदर, कुछ हम जो सौ का इसके अंदर मजीद बेहतर तरीके से कवर करेंगे। और फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज है फॉर द बिहेवियर ऑफ मशीन एलिमेंट्स सच एज गियर्स, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव्स, ये एक्सक्लूसिवली हम इसी सब्जेक्ट में कवर करेंगे। ठीक है, सो we'll kind of build up on the skills as we go. कुछ आपके पास स्किल सेट पहले से है, कुछ जो मिसिंग होगा वो हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। अच्छा, आज का मेनली जो हमारा मकसद है वो हम ये हमने कुछ स्टेप्स देखे थे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर फेज 1 begins by identifying customer requirements, defining functions of the device and stating the design requirements, कुछ इस तरह के थे, and then defining an evaluation criteria. तो आप कस्टमर के बारे में हमने ये कहा था कि the demands are in most cases not very detailed and very specific. So as a designer, you sometimes have to take in what is given and fill in the details yourself. आपके पास डिजाइनिंग के अंदर रूम होता है काफ़ी टू एक्सप्लोर एंड टू डिज़ाइन सोल्यूशन जो कि कई तरह से ठीक हो सकता है। सो in many scenarios there is not a single correct solution. कई correct solutions जो से हैं वो आप जो सा वो कर सकते हो, अचीव कर सकते हो by using different materials, by using different sizes of the components, machine elements that you are putting into the design, and also by using different types of machine elements. एक से ज़्यादा तरीकों से भी वो काम आप कर सकते हो, and we'll look at one of the examples today. And then in the phase 2 you begin to develop several alternative design concepts. Concepts आप देखते हो कि जिस तरह से अभी मैंने कहा कि कई तरीकों से एक काम हो सकता है, तो you look at several ways जो कि viable हो, जो कि ठीक हो, जो कि अच्छे हो, that can complete the design requirements. आप उन सारों को जो होता है वो list down कर लेते हो, and then you keep on exploring the nodes by evaluating each proposed alternative. आप सारों को इवेल्युएट करते हो, उसके अंदर से फिर आप ये देखते हो कि कौन सा आपकी डिज़ाइन, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके शुरू के आपने 4-5 सॉल्यूशंस प्रपोज किए हैं वो सारे के सारे आपके डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स पे पूरे उतरे। सो देन यू इवेल्युएट देम अगेंस्ट अ क्राइटेरिया such as maybe weight, maybe cost, maybe meeting the design requirements, और आप उसको फिर फेज 3 के अंदर जब इवेल्युएट कर लेते हो तो आप उसको रेट करते हो अगेंस्ट ऑल दीज क्राइटेरियाज, और आप उसमें से जो सबसे अच्छा डिज़ाइन है, बेहतर डिज़ाइन है, ऑप्टिमम डिज़ाइन है, उसको आप सेलेक्ट कर लेते हो, एंड देन इट्स moving towards the detailed design and manufacturing of the prototype and so on. But you can see that after every phase there is an arrow that goes back maybe. So design एक iterative process है, it doesn't have to be correct in a single go.
Ideally, if you use a good design approach, you can get close to a very good design, but maybe still you can't get a perfect design or an optimized one. So design के अंदर you have to do things again and again. Maybe go back to phase one. If you find out in phase two कि आपके पास कोई viable solution नहीं निकल रहा, कोई viable solution आप propose नहीं कर पा रहे, you go back to phase one and maybe redefine your specification. If at phase three you rate your solutions against the evaluation criteria and find out कि कोई भी solution आपके evaluation criteria पे पूरा नहीं उतर रहा या सही तरीके से नहीं बैठ रहा, तो आप you go back to phase two, you bring up new alternatives of the design concepts and then you evaluate the proposed alternatives again. तो ये कई दफा काम बार बार करना पड़ सकता है. So the total theme is of the design is kind of mechanical design या machine design जो अभी हम पढ़ रहे हैं, is kind of split into three requirements or three things like functions that tell what the device must do. ये आप specifications generate कर रहे हो उसकी using general non-quantitative statements. नॉन क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि अभी आप क्वांटिफाई नहीं कर रहे कि आपको इतने न्यूटन्स फोर्स चाहिए या इतने न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है उसने ट्रांसमिट करना. यू जस्ट आर स्पेसिफाइंग कि अच्छा इतने डिस्टेंस के ऊपर मे बी पावर ट्रांसमिट करनी है, उसकी ये नेचर होगी पावर की, इज इट अ रोटेशनल पावर, इज इट सम अदर काइंड ऑफ अ सिस्टम. तो आप वो स्पेसिफाई करते हो. So all these functions, जिसको यहाँ पे functions कहा गया है, they kind of give you a brief idea of what you are trying to accomplish. फिर design requirements generate होती हैं, which are quantitative statements. आप exactly define कर लेते हो अपने design के अपने functions के मुताबिक कि आपकी क्या design requirements हैं. Like environmental conditions क्या होना चाहिए, लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, साइज की, स्पेस की, इतने बाय इतने स्पेस के अंदर इसे पूरा होना चाहिए, क्या अवेलेबल मटेरियल्स हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सो एंड फाइनली you bring up an evaluation criteria which are statements that give the desired qualitative characteristics of a design, जिसके अंदर से आप करते ये हो कि अपने डिजाइन को इवैल्यूएट करते हो और ऑप्टिमाइज करते हो. किस चीज के अगेंस्ट करते हो, बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं. एज अ डिजाइनर यू चूज इट योरसेल्फ कि आपने ज्यादा वजन कॉस्ट पे रखना है, ज्यादा वजन परफॉर्मेंस पे रखना है, ज्यादा वेटेज आपने देनी है टू द स्पेस रिक्वायरमेंट्स या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. तो ये बहुत सारी चीजों को आप यूटिलाइज कर सकते हो. तो आई विल बी टेकिंग यू टू अ सेक्शन इन द बुक जहां से हम इस चलें जी. So as a designer, you are to design a speed reducer that is a part of a power transmission for a small tractor. एक ट्रैक्टर है, उसकी पावर ट्रांसमिशन के लिए स्पीड रिड्यूसर बनाना है. स्पीड रिड्यूसर का काम ये होता है कि it takes in maybe an engine output at higher RPM and it gives out an output at a lower RPM for some other functions. Maybe it runs a pump at the other end या कोई और तरह का जो है उसने ट्रांसमिशन का कोई एलिमेंट हो सकता है. तो स्पीड रिड्यूसर्स जो से होते हैं, they kind of reduce the speed of the input shaft and they give a reduced speed but a higher torque at the output shaft. अच्छा जी, और क्या इसके अंदर कंडीशन है? The tractor engine operates at a fairly high speed. तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो requirements जो generally बताई जा रही हैं, maybe these are coming from the client or the customer, या ये वो information है जो कि आपको as designer initially दी जा रही है. इसमें कहीं पे भी कोई बहुत ज़्यादा specific details नहीं है. इतने RPM का इंजन होगा, इतनी रेटिंग का होगा एंड सो ऑन. तो आपको जनरल रिक्वायरमेंट्स अमूमन पता होती हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द डिजाइन प्रोसेस. While the drive for the wheels must rotate more slowly, तो high speed input होगी और slower output होगी and transmit a higher torque, और इसके साथ साथ torque भी जो सा होगा उसको हम
चेंज करेंगे। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब स्पीड रिड्यूसर को किस तरह से डिज़ाइन करना है, इसके लिए यू बिगिन विद डिफाइनिंग द फंक्शंस। फंक्शंस डिफाइन करोगे। फंक्शंस के अंदर हमने कहा था कि दीज आर क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स। आप थोड़ा बहुत अपने जो डिज़ाइन है उसको शक्ल देने लगोगे, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें उसके बारे में बताओगे कि वो क्या करेगा, किस तरह से कर सकता है वो, एंड सो ऑन। अच्छा जी, फंक्शंस क्या हैं जी? नंबर वन, कि आपने पावर रिसीव करनी है फ्रॉम द ट्रैक्टर्स इंजन थ्रू अ रोटेटिंग शाफ्ट, पहला फंक्शन। नंबर टू, टू ट्रांसमिट द पावर थ्रू मशीन एलिमेंट्स that reduce the rotational speed to a desired value, speed reduce करनी है। And number three, to deliver the power at lower speed to an output shaft that ultimately drives the wheels of the tractor. तो power at lower speed but at a higher torque आपने deliver करनी है at the other side of your designed gearbox, इसको हम कह सकते हैं या device कह सकते हैं। तो जी कोई मुझे ये बता सकता है कि when you are connecting a shaft to a gearbox, हम किस तरह का कोई मैकेनिज्म या कोई असेंबली इस्तेमाल कर सकते हैं? गियर ट्रेन। गियर ट्रेन ही तो आपने डिजाइन करनी है। सर बट आई एम पुली टॉकिंग इस्तेमाल कर अबाउट, सकते हैं, जी क्या चीज? बेल्ट एंड पुलिस सिस्टम। बेल्ट एंड पुलीज इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेल्ट एंड पुलीज के बारे में एक बात बताता चलूं कि बेल्ट एंड पुलीज के अंदर एक प्रॉब्लम होता है जिसको कहते हैं स्लिपेज। स्लिप हो सकती है बेल्ट पुली के अंदर। तो in most scenarios when the power transmission is at a high rpm, high torque, तो वहाँ पे स्लिपेज का खतरा होता है। तो हम अमूमन पुलिस को अवॉइड करते हैं। वो हम आगे सबसे पहले हमारा जो डिज़ाइन एलिमेंट जो हम करेंगे वो पुलिस ही होगा, बेल्ट्स एंड पुलिस सिस्टम्स। तो उसमें हम देखेंगे कि वो किस तरह की एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह की एप्लीकेशंस के लिए नहीं। बट यूजुअली आपने देखा होगा कि किसी भी गाड़ी के अंदर पावर ट्रांसमिशन जो सी है, या ट्रैक्टर के अंदर या व्हीकल के अंदर, जो इंजन से टायर्स तक जारी होगी या व्हील्स तक जारी होगी, वो बेल्ट्स एंड पुलिस के थ्रू नहीं होती। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पता लग गया कि वी आर डिजाइनिंग अ गियर रिड्यूसर। हम एक ऐसा गियर रिड्यूसर डिजाइन कर रहे हैं जो कि हाई आरपीएम को लो आरपीएम में कन्वर्ट करेगा। बट द क्वेश्चन वाज हाउ टू रिसीव पावर और हाउ टू कनेक्ट द इंजन आउटपुट to the rotating to the input of the shaft. सर सर जी सर जो गियर्स के टीथ होते हैं उनकी कनेक्टिविटी और उनके डिज़ाइन पे मोस्टली डिपेंड करती है रोटेशन और आउटपुट उसकी। क्या इधर हम लो लेना चाह रहे हैं या हाई लेना चाह रहे हैं नंबर ऑफ टीथ पे? जी नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ टीथ्स define the gear ratios that basically convert your RPM and increase the torque as well. But a gear train consists of multiple gears. एक से ज़्यादा gears होते हैं, उसके अंदर दो से ज़्यादा gears होते हैं। तो हम उसको भी देखते हैं, कंपाउंड gears भी होते हैं। तो चलो कुछ हमारी डिस्कशन से कुछ एक ये चीज़ सामने आ रही है कि हमने अभी हम ये जो आप मुझे बातें बता रहे हो, दीज आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 2। ये जो फंक्शन सेकंड फंक्शन डिफाइन किया हुआ, ये उसकी बातें आप मुझे बता रहे हो कि किस तरह से हमने गियर्स के थ्रू स्पीड को रिड्यूस करना, क्या गियर रेशियो रखनी चाहिए उसकी, वो डिसाइड करना एंड सो ऑन। बट द आंसर टू द फर्स्ट वन वाज कि हम कपलिंग्स के थ्रू अमूमन एक शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। So because you are going to be designing a gear reducer, तो gear reducer की अपनी एक input shaft होगी और एक output shaft होगी। The input shaft of the gear reducer would be connected to the output shaft coming from the engine, और जो gear reducer की output shaft होगी that would be going to the drive shaft जो कि eventually wheels के साथ connected होगी in some way।
तो ये दोनों काम जो से हैं 1 और 3 वाला, तो रिसीव पावर एंड टू डिलीवर पावर, ये कपलिंग्स के थ्रू किया जाता है। मैकेनिकल कपलिंग्स होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर जो होगा इसका डिज़ाइन देखेंगे इसी सेमेस्टर के अंदर, मे बी आफ्टर मिड। तो बट जो अभी हमने बातें डिस्कस की कुछ, उसके अंदर से हमें ये क्लियर हो गया कि वी नीड टू हैव मल्टीपल गियर्स जो कि इनकमिंग स्पीड को जो होगा वो रिड्यूस करेंगे और साथ में टॉर्क को इंक्रीज करेंगे। अच्छा जी, तो ये कुछ बातें जो हमने की, दिस शुड काइंड ऑफ बिल्ड अप आवर डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। अब हमें क्वांटिफाई करना है, अब हमें ये बताना है कि कितनी इनपुट को मैंने कन्वर्ट करना है, कितनी आउटपुट के अंदर करना है, या क्या रेंज हो सकती है इनपुट की जो कि मेरे डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। अब ये सारी जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स अभी हम जनरेट करेंगे, दिस वुड बी probably based on your experience, या maybe consultancy with the client or the other engineering staff या marketing staff या manufacturing staff, जो कि आपको ये बताएंगे कि अच्छा क्योंकि आप सारी चीज़ें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो, यू नीड टू मे बी वर्क इन अ टीम, जो कि आपको ये बता सकते हैं कि अच्छा ये जो फलाना गेयर आप कह रहे हो, क्या ये मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता इतने नंबर ऑफ टीथ के साथ या इस मटेरियल के साथ। आप मे बी यू इन अ डिज़ाइन यू सिलेक्ट अ मटेरियल जो कि आपको लगे कि बहुत अच्छा रहेगा इस डिज़ाइन के लिए, एंड इन सिमुलेशंस इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इट वर्क्स वेरी वेल, बट इवेंचुअली यू फाइंड आउट कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान नहीं है, उसके लिए जो कटिंग टूल्स चाहिए उसको कट करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है या महंगे हैं, या उसका एक ऑल्टरनेटिव मटेरियल है जो कि मे बी उतनी स्ट्रेंथ का नहीं है लेकिन सस्ता है, तो यू मे हैव टू रीइवैल्यूएट योर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स अगेन। तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं। तो प्रोडक्ट इस डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स को जनरेट करने के लिए people from different areas come together, they discuss and they generate some design requirements. For example, the reducer must transmit 15 horsepower. Horsepower जो सा होता है किस चीज़ का यूनिट है? पावर का ही ऑब्वियसली। तो ये इसके अंदर जो सा होता है वो इट्स रिलेटेड टू वॉट इन सम वे, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन ये जो 15 है एग्जैक्टली क्वांटिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। ये बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन के थ्रू क्या जनरेट हुआ कि यार इंजन की इतनी आउटपुट पावर जो सी है वो मैक्सिमम हो सकती है, एंड देन यू पुट इन सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू इट, एंड देन यू डिसाइड ऑन अ नंबर कि यार अच्छा 15 सीम्स रीजनेबल इनफ। अच्छा, अब द इनपुट इज फ्रॉम अ 2-cylinder gasoline engine with the maximum rotational speed of 2000 rpm। अब जिसने इंजन डिज़ाइन किया होगा या जो जो बाकी लोग होंगे उनकी इनपुट से यू अंडरस्टैंड कि आपकी इनपुट आरपीएम कितनी है, आपकी गियर रिड्यूसर को जो इनपुट मिलेगी वो इतनी आरपीएम के ऊपर मिल सकती है। ठीक है, 2000 आरपीएम इज द मैक्सिमम वैल्यू। 2-cylinder इंजन की जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज आल्सो अ की इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये हमें बताती है कि कितनी इम्पैक्ट लोडिंग हो सकती है, कितना आपने डिज़ाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है अपने डिज़ाइन में इंक्लूड करना है। सो 4-cylinder इंजन्स आर नॉर्मली स्मूथर टू रन, उसके अंदर जो आउटपुट के ऊपर जो झटका लगने का जो चांस होता है इट्स अ लिटिल लेस देन अ 2-cylinder इंजन। तो कुछ ये चीज़ हो गई। अच्छा, फिर आउटपुट डिलीवर्स एट अ रोटेशनल स्पीड ऑफ 290 to 295 आरपीएम। तो 2000 आरपीएम को रिड्यूस करना है 300 के करीब, 290 295, ये हमारी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट आ गई। फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ग्रेटर देन 95% इज डिजायरेबल। अब एफिशिएंसी का मतलब ये है कि this can sometimes kind of be a limiting factor in the number of continuous gear trains that I use। एक गियर जब दूसरे गियर से मैश करता है तो there is some loss in power। तो अगर मैं जो सो 3 4 5 6 7 8 स्टेजेस वाली गियर ट्रेन जो सी है वो डेवलप करने लग जाऊँ ज़्यादा, जिसके अंदर मैशिंग हो रही होगी, तो उतनी मेरी एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। सो आई नीड टू समहाउ लिमिट माय design to a greater efficiency।
अच्छा, आउटपुट टॉर्क की कैपेसिटी भी साथ में हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज अबाउट 3000 पाउंड इंचेस। फिर इसके बाद ये डिफाइन किया है कि आउटपुट कनेक्टेड किस चीज से होगी। इट्स कनेक्टेड टू द ड्राइव शाफ्ट फॉर द व्हील ऑफ द फार्म ट्रैक्टर। तो जो फार्म ट्रैक्टर के व्हील्स होते हैं उसने अनइवन सरफेसेस के ऊपर भी जाना होता है, तो इट माइट गो थ्रू मॉडरेट शॉक्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो साइड में आ रही है कि मॉडरेट शॉक्स हैं जी और इस तरह का इंजन था इनपुट के ऊपर, दिस हेल्प मी डिसाइड ऑन ऑन अ डिज़ाइन फैक्टर कि मैं अपने अपने जो गेयर्स होंगे जो उसको मैं ओवर डिज़ाइन करूँगा थोड़ा सा, वो कितना ओवर डिज़ाइन करूँगा, वो मुझे इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलती है। द इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट मस्ट बी इन लाइन। इनपुट और आउटपुट शाफ्ट दोनों इन लाइन होनी चाहिए। इट मस्ट बी फास्टन टू अ रिजिड स्टील फ्रेम। जो हमारा जो बॉक्स होगा गेयर रिड्यूसर का, उसके अंदर ऐसी ऐसी प्रोविजन होनी चाहिए कि इट कुड बी फास्टन टू अ स्टील फ्रेम ऑफ द ट्रैक्टर। स्मॉल साइज इज डिजायरेबल। साइज के ऊपर हम कॉन्स्टेंट डाल रहे हैं जी, साइज जो है वो 20 इंचेस बाय 20 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हाइट जो सी है उसकी वो 24 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर the tractor is expected to operate 8 hours per day and 5 days per week with the design life of 10 years। तो जो आप मैकेनिकल एलिमेंट डिज़ाइन करोगे, मशीन एलिमेंट डिज़ाइन करोगे, at the end of the day you also specify a design life for that, कि इतने साइकिल्स तक आप गारंटी दे रहे हो कि आपका डिज़ाइन वैलिड होगा। अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए उसको, तो आप उसके बाद ये सेफली कह सकते हो कि अब आपका डिज़ाइन फेलियर हो सकता है उसके अंदर। इट डजंट मीन कि लाजमी फेलियर होगा, लेकिन आप स्पेसिफाई कर देते हो ताकि जो आपका कंज्यूमर है या जो यूज़र है वो उसके अंदर अगर कोई रिपेयर्स चाहिए उसके ऊपर काम कर सके, या उसको सर्विस कर सके, चेंज कर सके पार्ट्स को उसके अंदर, एंड सो ऑन। The reducer must be protected from weather and must be capable of operating anywhere in the US at temperatures। टेम्परेचर रेंज भी आ गई है तो वेदर से प्रोटेक्शन भी आ गई है, तो दिस काइंड ऑफ पुट्स अ लिमिट ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल्स दैट यू कैन यूज। एंड ये जो टेम्परेचर रेंज है ये भी जो सा मटेरियल के से ही रिलेटेड जो सा इसका इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, फ्लेक्सिबल कपलिंग्स एट द इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट्स to to prohibit axial and bending loads। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग्स की मैंने बात की थी, कपलिंग्स को भी आपने जो है वो स्पेसिफाई कर लिया। फ्लेक्सिबल कपलिंग्स चाहिए, इसके अंदर भी टाइप्स होती हैं और आगे मजीद वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। डिस्क टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज करनी है आपने, या फिलर टाइप यूज करनी है, वट। फिर in many scenarios you are designing for a bulk quantity, कि आपने कोई एक दफ़ा तो वो चीज़ बना के इस्तेमाल नहीं करनी। इट्स नॉट अ सिंगल प्रोटोटाइप। आपने वो चीज़ जब एक डिज़ाइन करोगे तो उसको मैन्युफैक्चर भी होना है इन अ लार्जर क्वांटिटी, मे बी 1000 तो द प्रोडक्शन क्वांटिटी इज 10,000 यूनिट्स पर ईयर। दिस वुड put put tabs on the type of manufacturing process that you can use। फिर कॉस्ट भी आपने जो है वो डिफाइन कर ली कि यार बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम ना भी हो तो चलेगा, मॉडरेट कॉस्ट। और इसके अलावा गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मस्ट बी मेट। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप वो चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाए। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स related to the materials, maybe related to the environment and every other kind of standard जो कि गवर्नमेंट लॉ या जो कि आपको आपके प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होगा। ठीक हो गया। अब आप ये देख रहे हो कि हमने फंक्शंस को टेक्निकल डिटेल्स में कन्वर्ट कर लिया। ये डिस्कशन से होता है, दिस में टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, दिस में टेक अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस। ये सारे का सारा जब आप क्वांटिफाई कर लोगे अपने डिज़ाइन को, तो इसके बाद अगली स्टेज के अंदर आप उसको जो है वो इवेल्युएट कर सकते हो, अपने अपने डिज़ाइन को इसकी बेस पे बना के उसको चेक कर सकते हो। डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स जब आपके पास आ जाएंगी तो आप एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है उसको इवेल्युएट भी कर सकते हो।
अच्छा, अब इसके बाद क्या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होना चाहिए? कोई इसके बारे में बता सके कि अब ये मैंने स्पेसिफाई तो कर दिया कि मुझे क्या चाहिए, अब मैं ये कैसे इवैल्यूएट कर सकता हूँ कि मैंने ये अपने डिजाइन के साथ हासिल कर लिया कि नहीं? क्या ऐसा क्वालिटी चेक होना चाहिए गियर रिड्यूसर के अंदर जो मुझे ये बता सके कि अच्छा बना है, अच्छा डिजाइन हुआ है? सर उसकी एफिशिएंसी से पता तो सर सकता है, एफिशिएंसी हो सकता है, और आउटपुट से। सर हम किसी एक्सपर्टीज को भी चेक करवा सकते हैं, लाइक कोई टीचर या फिर जो मैकेनिक, इस तरह से भी उसकी एफिशिएंसी या वर्किंग वगैरह चेक करवा सकते हैं। देखो, जब आप किसी इंडस्ट्री में डिजाइन कर रहे होगे तो या एज अ डिजाइन इंजीनियर या एज एन इंजीनियर इनफैक्ट आपको अमूमन ऑटोनॉमी होती है अपने डिजाइन के ऊपर। जब आप एक डिजाइन टीम को लीड कर रहे होते हो तो यू हैव टू, मे बी यू मे नॉट हैव द लिबर्टी टू गेट इट चेक फ्रॉम समवेयर, लेकिन हम से देख लेते हैं कि सेफ्टी, जिस तरह से अभी बात हुई, सेफ्टी शुड बी इन मोस्ट केसेस पैरामाउंट क्राइटेरिया। सेफ्टी का जो है वो ख्याल हर वक्त हर स्टेज के ऊपर रखना ज़रूरी है। ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि अव्वल तो फेल सेफ हो, अगर फेल सेफ नहीं हो सकता तो उसके अंदर एटलीस्ट इस तरह की प्रोविजंस रखी हो कि इन केस ऑफ अ फेलियर उसके अंदर से ज़्यादा नुकसान ना हो सके, स्पेशली 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 टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस जो सा है वो किस चीज के ऊपर है कि जब आपका डिजाइन फेल सेफ होना चाहिए, लेकिन अगर फेल सेफ ना हो, थोड़ा उसके अंदर चांस हो फेलियर का, तो ऐसा ऐसे तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि फेलियर की वजह से ह्यूमन लाइफ को किसी भी तरह का नुकसान ना हो सके। तो अमूमन क्या क्या कोशिश होती है कि ओवर डिजाइन कर दो लेकिन सेफ डिजाइन करो। ठीक है, जरूरत से ज्यादा उसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल कर लो ताकि डिजाइन सेफ रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपनी कॉस्ट बचाते बचाते सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लो। मे बी इफ दैट ड्राइव सिस्टम फेल्स तो उसकी वजह से ट्रैक्टर का कोई फैटल फेलियर बीच में ना आ सके। तो ओवर डिजाइन करना इज बेटर देन कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी। इसके अलावा परफॉर्मेंस हो सकती है। परफॉर्मेंस के अंदर जो सा है वो हम उसकी लाइफ को भी देख सकते हैं, एफिशिएंसी को भी देख सकते हैं, कॉस्ट भी एक जो सा है वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल सेफ्टी, परफॉर्मेंस हो गया, ईज ऑफ मैन्युफैक्चर हो गया, ऐसी ऐसी ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जो मैन्युफैक्चर करना आसान हो। ईज ऑफ सर्विस और रिप्लेसमेंट हो गया, ईज ऑफ मेंटेनेंस हो गया, ईज ऑफ ऑपरेशन हो गया, साइज और वेट के ऊपर हो सकता है, नॉइज के ऊपर हो सकता है, जिस तरह से ये लिखा हुआ नॉइज एंड वाइब्रेशन हो सकता है, स्मूथ ऑपरेशन हो सकता है। तो ये वंस अगेन दीज आर नॉट क्वांटिटेटिव टर्म्स। आप एग्जैक्टली नहीं बता रहे हो इसके अंदर कि इतना ईज ऑफ मैन्युफैक्चर होना चाहिए, 90 होना चाहिए, राइट? So there is nothing to specify ease of manufacturing. Choose something that is suitable for your design, suitable for your company, suitable for your environment, suitable for your vicinity. जिस शहर में आप हो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टीज बैठी हैं वो आपको आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एंड सो ऑन। Use of readily available and purchased materials, use of standard components, जो आप बीच में शाफ्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, जो कीज इस्तेमाल कर रहे हो, उनकी डायमेंशंस, या जो गियर्स इस्तेमाल कर रहे हो उनकी डायमेंशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। मे बी देर आर सम गियर्स दैट यू कैन बाय ऑफ द शेल्फ, बने बनाए खरीद सकते हो आप, ऐसे उसके अंदर गियर्स चूज कर रहे हो जो कि आप मैन्युफैक्चर नए तरीके से नहीं करने पड़े। कोई वेंडर बैठा है मार्केट में, कोई कंपनी बैठी है जो कि आपको अच्छे रेट्स के ऊपर वो गियर दे सकती है, एंड यू जस्ट बाय देम एंड पुट देम टुगेदर इन योर गियर रिड्यूसर, ये भी हो सकता है। तो कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स जो कंपोनेंट्स हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अपीयरेंस जो सी है, इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड अप्रोप्रिएट टू द एप्लीकेशन। तो ये कोई 8-10 जो से हैं वो क्वालिटेटिव असेसमेंट्स हैं। अच्छा, अब क्या आ गया? अब इस सारी जो हमने डिज़ाइन के अंदर चीज़ों को स्पेसिफाई किया है,
अब उसका एक सैंपल डिजाइन उन्होंने पेश किया हुआ। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मशीन एलिमेंट्स इनटू अ मैकेनिकल डिजाइन। अब डिजाइन किस तरह से करना है, तो ये एक सैंपल उन्होंने गियर रिड्यूसर का डिजाइन जो सा वो पेश किया हुआ। आप ये देख सकते हो कि इस सेक्शन व्यू के अंदर दिस इज अ डबल रिडक्शन टाइप स्पीड रिड्यूसर। 2 स्टेजेस में रिड्यूस हो रही है स्पीड। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से इनपुट शाफ्ट से कि देयर इज एन इनपुट शाफ्ट that takes the input from the engine and rotates the gears connected on the shaft. तो ये gear A जो सा है, this is connected to the input shaft with a key। ये अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ नाम ऐसे आ रहे होंगे मे बी बीच में, जो कि हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी नेचर ऑफ द थिंग। इसके अलावा यहाँ पे इनपुट शाफ्ट के साथ सील भी लगी हुई है। सीलिंग का काम ये होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द इनसाइड्स ऑफ मे बी एन एनक्लोजर, मे बी अ केसिंग, जो उसके अंदर वाले जो कंपोनेंट्स हैं फ्रॉम द वेदर या डस्ट। और इसके साथ साथ दूसरा काम ये भी होता है कि अगर उसके अंदर आप कोई लुब्रिकेशन इस्तेमाल कर रहे हो या कोई ऑयल यूज़ कर रहे हो, वो उसको बाहर ना आने दे, क्योंकि शाफ्ट एक रोटेशनल एलिमेंट है, रोटेशनल डिवाइस है। तो इसने जो सॉकेस हाउसिंग के अंदर रोटेट भी करना है। फिर सॉरी, फिर आप ये देख सकते हो कि इसके साथ ये कुछ बेरिंग्स कनेक्टेड है। बेरिंग्स का काम ये होता है कि इट सपोर्ट्स द शाफ्ट्स फॉर रोटेशनल मूवमेंट। टॉर्क या जो उसकी रोटेशनल मूवमेंट है उसको सपोर्ट करती है, और उसके साथ साथ उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं शाफ्ट को एक जगह पे रखने के लिए। अच्छा जी, तो आप ये देख रहे हो कि द शाफ्ट स्टार्ट्स एट अ लोअर डायमीटर। ये जब इनपुट शाफ्ट स्टार्ट हो रही है तो इसका डायमीटर कम है, एंड एज यू मूव ऑन वी गो टू द गियर। जो गियर ए है, इसके यहाँ पे आगे शाफ्ट का डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसके आगे थोड़ा सा ज़्यादा है टू प्रोवाइड अ शोल्डर टू द गियर। और उसके बाद जो सा एक और ख़ास डायमीटर इसका जो सा इट गोज इनटू द बेयरिंग। तो ये सारी जो शाफ्ट का डिज़ाइन है, ये हम इस कोर्स में देखेंगे कि क्यों पहले इसका डायमीटर कम रखा गया, फिर ज़्यादा रखा गया, फिर कम, एंड सो ऑन। इसके ऊपर एक गियर माउंटेड है, कीज के साथ माउंटेड है। कीज किस तरह से सेलेक्ट करनी है, कीज का क्या डिज़ाइन होगा, गियर के कितने नंबर ऑफ टीथ होने चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, कितनी थिकनेस होनी चाहिए। थिकनेस के ऊपर भी गौर कीजिएगा कि द गियर्स ए एंड गियर बी दे हैव द सेम थिकनेस, लेकिन दिस इज लोअर देन द थिकनेस ऑफ गियर सी एंड गियर डी। क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर हम जरा देख सकते हैं इस चीज को भी। तो गियर ए हैज लेस नंबर ऑफ टीथ देन गियर बी। तो जब गियर ए से बी पे मोशन ट्रांसमिट होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन जो टॉर्क यानी कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर के अंदर जो फ़र्क है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास पावर डिफाइन हो रही है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टॉर्क से, स्पीड टाइम्स टॉर्क। तो इनपुट पे स्पीड ज़्यादा है, टॉर्क कम है। आउटपुट के ऊपर स्पीड कम है लेकिन टॉर्क ज़्यादा डिलीवर हो रहा है। तो इसी वजह से मैं ये देख सकता हूँ कि शाफ्ट 2 दैट कैरीज गियर बी एंड गियर सी, इसके ऊपर 2 गियर्स कनेक्टेड है, दिस इज थिकर देन शाफ्ट 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आते आते स्पीड थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जो इसने पावर डिलीवर करनी है वो तो सेम है ऑलमोस्ट, विद अ लिटिल लॉस इन द ट्रांसमिशन। तो टॉर्क यहाँ पे ज़्यादा डिलीवर हो रहा है, तो दिस शाफ्ट नीड्स टू बेयर मोर रोटेशनल फोर्स, मोर टॉर्क, तो ये ज़रा थिकर है। इसी तरह से गियर सी ट्रांसमिट पावर्स टू गियर डी एट द आउटपुट, और गियर सी और डी के डायमीटर नहीं, थिकनेस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि दे आर वंस अगेन ट्रांसमिटिंग मोर टॉर्क, तो दे नीड टू बी थिकर, और इनके जो मटेरियल है उसकी सिलेक्शन भी उसी तरह से अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एंड वंस अगेन there is a second stage of reduction from gear C to gear D, जहाँ पे नंबर ऑफ टीथ का डिफरेंशियल जो सा है वो उसकी वजह से
स्पीड मज़ीद कम हो रही है और टॉर्क मज़ीद जो है वो ज़्यादा हो रहा है. And at the output shaft there is a ball bearing. The size of the output shaft determines the coupling connected to the output shaft और उसको किस तरह से आपने कनेक्ट करना है एंड सो ऑन. तो ये एक सिंपल सा 2 स्टेज रिडक्शन डिज़ाइन जो सा इन्होंने दिया हुआ. इसी तरह से कुछ मिलते जुलते गियर रिड्यूसर्स गाड़ी में भी होते हैं मगर उसके अंदर और भी एडवांस फीचर्स होते हैं. दिस इज़ अ वेरी सिंपल डिज़ाइन क्योंकि इसके अंदर कोई क्लच इन्वॉल्व नहीं है. जी सर, मैंने इसी डिज़ाइन से एक क्वेश्चन पूछना था जो किया हुआ बनाया हुआ सर जो डिज़ाइन. सर अगर हम ये दो लेफ्ट राइट साइड पे जो 2 गियर्स लगे हुए हैं जहां पर हमें लो स्पीड और हाई टॉर्क चाहिए था, अगर हम सर ये ख़त्म करके जो शाफ्ट नंबर 2 के आगे गियर लगा हुआ है बड़ा वाला गियर बी जो है, तो सर अगर हम इसका डाया बड़ा कर देते और इसकी थिकनेस बड़ी कर देते तो हमें ये टॉर्क भी ज़्यादा मिल रहा था और स्पीड भी कम हो जाती. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ डबल रिडक्शन गियर रिड्यूसर बनाने की बजाय हम 2 गियर्स को इस्तेमाल करके भी तो ये काम कर सकते थे. बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है. ये बिल्कुल इन थ्योरी किया जा सकता है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. उसकी वजह ये है कि there is a limit to the size ratios of the gears that you can choose. Gear reduction in a single stage उसकी एक लिमिट है. उससे ज़्यादा जब गियर रिडक्शन हम करते हैं तो ऑब्वियसली अब आप एक स्टेज के अंदर जहाँ पे कन्वर्ट करोगे टॉर्क को तो एक तो चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती. दोनों गियर्स बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हो जाएंगे. यानी कि जो अगर हम ये कहें कि गियर ए और बी के साथ ही हम सारा काम कर देते तो गियर बी वुड बी मच लार्जर इन साइज. उसको बनाना उतना मुश्किल है. उसके बाद उसको there is a limit to the ratios of reduction that you can achieve with a single reduction. उसके बाद उसके अंदर कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं. वो जब हम गियर डिज़ाइन के बारे में देखेंगे वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि नंबर ऑफ टीथ के साथ इसका थोड़ा सा रिलेशन होता है. बट देयर इज़ अ लिमिट टू दी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जिस पे जाके मैं रिडक्शंस को डिज़ाइन करता हूँ. उससे ज़्यादा अगर मैं रिडक्शन रख दूँगा एक ही स्टेज के अंदर तो वहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं. लाइक इंटरलॉकिंग हो सकती है, उसके अंदर और कई इश्यूज आ सकते हैं. प्लस उसके अंदर जो सा होगा मेरे पास साइज़ की जो सी होगी कंस्ट्रेंट मे बी वो मीट करना पॉसिबल ना हो. जिस तरह से हमने स्टार्टिंग के अंदर डिफाइन किया था कि साइज शुड बी 20 इंचेस बाय 20 इंचेस और 24 इंचेस उसकी हाइट होनी चाहिए. तो इट ऑल्सो हैज़ अ कंस्ट्रेंट ऑन द साइज ऑफ द गियर एज वेल. तो कई वजूहात हो सकती हैं. इन सम केसेस पॉसिबल भी हो सकता है कि ऐसा हम कर सकें. कुछ जगहों के ऊपर या साइज़ की वजह से या गियर डिज़ाइन की वजह से या उसके मटेरियल कॉस्ट की वजह से ये करना पॉसिबल नहीं भी होता. तो यहाँ पे तो एक डिज़ाइन प्रेजेंट किया हुआ उन्होंने. अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि इसको जस्टिफाई कर सकें कि क्या ये सबसे अच्छा डिज़ाइन है या इसके अलावा भी मज़ीद डिज़ाइन हो सकते हैं. वो जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे गियर डिज़ाइंस को, शाफ्ट डिज़ाइंस को, बेयरिंग्स की सिलेक्शन को, तो उसके बाद हम मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर वी कैन सेफली कमेंट ऑन इट कि क्या ये वाकई ही अच्छा डिज़ाइन था या इससे भी अच्छा डिज़ाइन बनाया जा सकता था इन अ सिंगल स्टेज, या 2 स्टेजेस की जगह 3 स्टेजेस में भी ये काम किया जा सकता था इससे ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस के साथ, इससे कम मटेरियल इस्तेमाल करते हुए एंड सो ऑन. अच्छा, फिर फाइनली ये स्पेसिफाई कर दिया कि री फ्लेक्सिबल कपलिंग इज टू बी यूज्ड विद द इनपुट. इसके बाद ये वही बातें जो कि अभी हमने थोड़ी सी कर ली है कि किस तरह से ये रिडक्शन होती है वो काम कर रही है. फिर इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस डिफाइन कर दिया कि किस तरह से इंस्टॉल करना है. सबसे पहले आपने गियर्स और बेयरिंग्स को जो है वो शाफ्ट के साथ असाइन करना है. फिर शाफ्ट्स को इंसर्ट करना है. उसके बाद जो है वो बेयरिंग्स को जो है वो सेंटर करना है. तो ये कोई ज़्यादा इसमें इतनी डिटेल्स नहीं है. अच्छा, तो फाइनली ये एक डिज़ाइन जो है वो प्रपोज किया गया. वी स्टिल कांट इवेल्युएट इफ दिस इज़ अ गुड डिज़ाइन और नॉट, लेकिन हम इसको इवेंचुअली इसको भी हम जो होगा वो करेंगे, सीखेंगे चीज़ों को. जब हम बताने का मकसद सिर्फ एक एग्जांपल था कि कहा किस तरह से आप
डिज़ाइन फंक्शंस के साथ डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स जनरेट करते हो और उसके बाद उनको इवेल्युएट कर लेते हो क्राइटेरिया के साथ, और उस दौरान जो आपका डिज़ाइन बनता है उसके ऊपर क्या कॉन्स्ट्रेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, फिर ये कुछ इंट्रोडक्टरी सा थोड़ा सा brief information about the different machine elements involved in this specific design, including the gears. कि gears क्या होते हैं, आपने gears के लिए क्या क्या considerations करनी है. For example, you must specify the number of teeth in the gear, the pitch size of the gear, ये भी number of teeth के साथ ही related होता है. इसका diameter कितना होना चाहिए gear का, ये specify करते हो जब आप gear design करते हो. इसकी width कितनी होनी चाहिए या thickness कितनी होनी चाहिए, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, और उसके ऊपर किस तरह की सरफेस फिनिशिंग या हीट ट्रीटमेंट इस्तेमाल होनी चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, और किस तरह की मोशन आपने उससे जो सा वो लेनी है. इज इट अ साइक्लिक मोशन, इज इट गोइंग टू बी सिंपल रोटेशनल मोशन, किस तरह की जो सी उसके साथ हो सकती है, और किस तरह की शाफ्ट के साथ आपने उसको माउंट करना है. तो उसका गियर का जो माउंटिंग होल होगा उसका कितना डायमीटर होना चाहिए, किस तरह की कीज उसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए. तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस जब आप गियर डिज़ाइन करोगे, हर गियर के लिए, एक एक गियर के लिए आपने ये सारी चीज़ें जो सी हैं एक शीट की फॉर्म में आपने स्पेसिफाई करनी है एट द एंड ऑफ द डिज़ाइन. शाफ्ट के केस के अंदर आपने शाफ्ट के डायमीटर को जो सा सेलेक्ट करना है, उसकी लेंथ को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर आपने एंड्स को चैम्फर करना है कि नहीं करना, किस तरह की लोडिंग होगी उसके ऊपर ये स्पेसिफाई करनी है. गियर्स जहाँ पे माउंट होंगे वहाँ पे कीज जहाँ पे लगेंगी वहाँ पे क्या डायमीटर होना चाहिए, शोल्डर्स किस तरह से असाइन करने हैं उसको, उसको बेरिंग के साथ उसका क्या इंटरफेस होगा, कितनी डायमीटर का होगा, कितनी रोटेशन पे वो चलेगी, ये सारी चीज़ें हमें स्पेसिफाई करनी होती हैं. बेरिंग्स के अंदर अमूमन कॉन्टैक्ट बेरिंग्स जो होते हैं, यू नीड टू probably select a commercially available bearing. बेयरिंग खुद से बनाना कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं होती है. बेयरिंग्स के लिए अमूमन ऐसी कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि आपको बेयरिंग्स अच्छे रेट के ऊपर जो से मिल जाते हैं मार्केट से, स्पेशली इफ़ यू गेट देम इन अ बल्क. तो बेयरिंग्स अमूमन हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस साइज़ का होना चाहिए, ये उसका आउटर डायमीटर हो, ये उसका इनर डायमीटर हो, इस टाइप का हो, बॉल बेयरिंग हो, नीडल बेयरिंग हो, और इतने लाइफ के लिए हम जो से अपना जो प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन कर रहे हैं. एंड देन वी लुक एट डिफरेंट कैटलॉग्स, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, एंड देन वी फाइंड आउट द राइट बेयरिंग फॉर आवर यूज़. उसको हम अमूमन उसके साथ इस्तेमाल कर लेते हैं. Keys, maybe you don't have the actual idea of what keys are. Keys are used to attach gears onto the shafts. Yeah, different machine elements like couplings to the shafts as well. तो gears जो से होते हैं वो शाफ्ट के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से लाइक स्प्लिट रिंग्स या एंड रिंग्स के साथ भी अटैच किए जा सकते हैं और कीज़ के साथ भी अटैच किए जा सकते हैं. तो डिफरेंट तरीके होते हैं. कीज़ इज़ वन ऑफ द वेज जिसके अंदर आप एक मेटल इंसर्ट को प्लेस कर देते हो शाफ्ट और गियर के दरमियान में. तो इसका भी हम जो सो होगा वो डिज़ाइन बाद में देखेंगे किस तरह से. हाउसिंग के अंदर बेसिकली यू नीड टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट किस तरह की दिखनी चाहिए, ये भी आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि इट हैज़ टू डू विद द आउटलुक ऑफ द प्रोडक्ट. इसके अलावा कितने थिकनेस की शीट से बननी चाहिए, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एम्प्लॉय करना है आपने, लाइक डू यू नीड टू यूज़ द शीट मेटल. शीट मेटल के अंदर आपको जो होता है वो बेंडिंग ऑपरेशंस के साथ बनाना पड़ता है, या क्या आपने उसको कास्टिंग से बनवाना है. कास्टिंग के अंदर आपको मेटल को मेल्ट करके उसके बाद एक कास्ट के अंदर डाल के उसको बनाना पड़ेगा, या कितने पार्ट्स के अंदर उसको बनाना है, किस तरह से आपने उसके अंदर लुब्रिकेशन के लिए स्पेस छोड़नी है, या असेंबली डिसअसेंबली के लिए आपने किस तरह का उसके अंदर प्रोसीजर इन्वॉल्व करना है. वुड इट बी हेल्ड टुगेदर बाय बोल्ट्स एंड नट्स, या वेल्ड हुआ होगा आपस में, किस तरह का बनेगा. तो ऑल दीज can be thought of when you are designing a housing. तो ये जो प्रोसेस अभी हमने ये जो चीज़ें डिफाइन की हैं, मे बी गियर आपने पहली दफ़ा सेलेक्ट किया और आपने गियर रिड्यूसर डिज़ाइन किया,
इट डजंट मीट द रिक्वायर्ड फंक्शन, या वो ऑप्टिमम नहीं है, आपने ओवर डिजाइन ज्यादा कर दिया या अंडर डिजाइन कर दिया, यू गो बैक एंड यू डिजाइन इट अगेन। आइटरेटिवली इस काम को बार बार करना पड़ सकता है। इसी तरह से बेयरिंग सिलेक्शन माइट बी एन आइटरेटिव प्रोसेस। इसी तरह से जो शाफ्ट के डिजाइन है, इट मे बी एन आइटरेटिव प्रोसेस। तो इस सारे काम के लिए एक अच्छा तरीका ये होता है कि वी यूज कंप्यूटेशनल एड्स, इंक्लूडिंग स्प्रेडशीट्स अवेलेबल होती हैं कुछ जो कि गेयर डिज़ाइन में हेल्प कर लेती हैं, जिसमें गेयर डिज़ाइन से रिलेटेड फार्मूलाज ऑलरेडी लगे होते हैं। ठीक है, ये एक्सेल की शीट्स आप खुद भी बना सकते हो, मे बी यू कैन फाइंड देम ऑनलाइन। इसको भी हम जब गेयर डिज़ाइन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो उसमें आप क्या करोगे, उसके अंदर यू जस्ट पुट इन सम वैल्यूज लाइक नंबर ऑफ टीथ, पिच डायमीटर ऑफ द गेयर, थिकनेस ऑफ द गेयर, और वो आपको बता देगा कि अच्छा फलाने मटेरियल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैलकुलेशंस एंड फार्मूलाज दैट यू हैव पुट इनटू द शीट, आप उसको ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर सकते हो। या सॉफ्टवेयर्स होते हैं दैट यू कैन यूज that can provide you with accurate information on the gears, और किस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक हो गया। सो यू कैन यूज कंप्यूटेशनल एड्स फॉर द डिजाइन एज वेल। जरूरी नहीं है कि सारी कैलकुलेशन हाथ से करनी है आपने, यू कैन यूज द कंप्यूटेशनल टूल्स अवेलेबल, और उसकी मदद से आप जल्द अपना जो सा वो काम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। So this was an example of the design process. You can have a look at it in the book. This is coming from chapter number 1. इसको एक दफा पढ़िएगा, दोबारा से देखिएगा। This is almost towards the end of chapter number 1. Finally एक चीज और है जिस पे आपने तवज्जो देनी होती है डिजाइन के अंदर, और वो ये 1-8 के अंदर लिखा हुआ है, preferred basic sizes, skew threads and standard shapes। बहुत सारी चीजों के जो साइजेस हैं वो डिफाइंड होते हैं। सो इफ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट मे बी अ स्क्रू फॉर योर हाउसिंग या फॉर योर डिज़ाइन, तो उसके स्टैंडर्ड साइजेस अवेलेबल हैं। ये स्टैंडर्ड साइजेस वो होते हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस पे बनते आ रहे हैं, ईजिली अवेलेबल हैं, कॉमन है, मार्केट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो शेप्स एंड साइजेस उसके जो से होते हैं वो पता होते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह के साइजेस अवेलेबल हैं किस तरह की प्रोडक्ट के लिए। विल आल्सो हैव अ लुक एट द डिज़ाइन लाइब्रेरी इन सॉलिडवर्क्स, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड स्टैंडर्ड साइजेस और स्टैंडर्ड वैल्यूज जो सी हैं उसकी मिल जाएंगी। So it would be helpful for us in the design stage as well.